हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का शॉर्ट पेपर जो है 1999 का है, इसको हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो है ये पहला जो है ये इतिहास से क्वेश्चन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, कठोपनिषद। सेकंड क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अशोपति शासक थे। तो ए सही हो जाएगा, काशी के राजा अशोपति काशी के शासक थे। नंबर थर्ड है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो ये कुंभा नदी जो है ये अफगानिस्तान में बहती है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो देवदत्त है ये जो है देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। आनंद एवं उबाली बुद्ध के परम शिष्य थे। इनके अन्य प्रमुख शिष्यों में सारीपुत्र, मौगल्यायन एवं देवदत्त थे। आनंद गौतम बुद्ध के सर्वाधिक नजदीकी शिष्य थे। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहते थे। जनश्रुतियों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त बुद्ध का चचेरा अग्रज था। वह प्रारंभ से ही दुष्ट प्रकृति का था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। तो सी सही हो जाएगा। नंबर 8 है, निम्न में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा चौथा, पहला और चौथा। तो बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। महावंश एवं दीपवंश के अनुसार अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई और मोगली पुत्र तिस्य की सहायता से संघ में अनुशासन और एकता लाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। नंबर ए है कुमारगुप्त प्रथम हर्ष। नंबर सी है धर्मपाल। नंबर डी है विजय सेन। तो सी सही हो जाएगा दोस्तों, धर्मपाल। डी वाला है, निम्नलिखित में से किसे एक संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो ये लक्ष्मण सेन ने नया संवत चलाने का यश प्राप्त किया था। सेन वंश के प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन 1878 से 1205 ईस्वी में नए संवत का प्रारंभ किया था। लक्ष्मण सेन का शासन संपूर्ण बंगाल पर था। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत और लेखक धोई एवं आर्य सप्तशती के लेखक गोवर्धन रहते थे। सन 1202 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए पूर्वी बंगाल भाग गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये बृहदेश्वर का मंदिर है, ए सही हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, पशुपति मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, किंतु भारत की विशालतम नंदी मूर्ति महादेश्वर मंदिर में है। 10th है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। तो डी सही हो जाएगा, उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन यानी बंदरगाह
तो पत्तन कहाँ पाया गया है? लोथल में पाया गया है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आदि शंकर को बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो ये केरल सही हो जाएगा, बी वाला। इन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता था शैव वैष्णव, तो वैष्णव सही हो जाएगा। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। 15 है, अनुयायी देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है खरोष्ठी, ब्राह्मी, तो ब्राह्मी हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक 42 नदियां होने की बात बताई गई है। किंतु 19 के ही नाम बताए गए हैं, इनमें से उल्लिखित अधिकांश नदियां सिंधु एवं पंजाब क्षेत्र की हैं। दूसरी सर्वाधिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आर्यों के क्षेत्र में 42 नदियां होने की बात बताई गई है, किंतु 19 के ही नाम गिनाए गए हैं। इनमें से उल्लिखित अधिकांश नदियां सिंधु एवं पंजाब क्षेत्र की हैं। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है जिस पर वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। सिंधु की सहायक नदियां हैं वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब। इनके ये पुराने नाम हैं वितस्ता, अस्किनी, परुशुड़ी यानी कि रावी, शतुद्री आज के टाइम में सतलज बोलते हैं, विपाशा, व्यास, कुंभा, कुर्रम एवं गोमल। ये जो प्राचीन नाम है ये ज़रूर पूछे जाते हैं, इनको आप लोग आज के समय में क्या बोला जाता है और प्राचीन नाम क्या है इसको ज़रूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, तो राष्ट्रकूट सही हो जाएगा। 18 है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, तो बी वाला सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, यानी कि पहले गया गए, फिर कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी गए, लुम्बिनी के बाद फिर कपिलवस्तु गए, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ गए, फिर श्रावस्ती गए, तो बी वाला सही हो जाएगा। तीर्थ यात्रा का जो है ये व्याख्या देख लेते हैं। तीर्थ यात्रा के समय अशोक ने गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती का मार्ग का अनुसरण किया था। अशोक के लघु शिलालेख से पता चलता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के समय 10वें वर्ष यात्रा एवं 12वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था? तो इनायत खां, अफजल खां, तो अफजल खां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक हो जाएगा। अनुवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, अनुवार ए सुहेली के नाम से किया गया है। दोस्तों ये ग्रंथ ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रंथ जो है अनुवाद किया गया है, तो उसका अनुवाद किया गया जिस ग्रंथ में उसका नाम क्या है? तो ये जो है अनुवार ए सुहेली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है जिसको अबुल फजल के द्वारा किया गया था। यार ए दानिश नाम से मौलाना हुसैन फैज़ ने पंचतंत्र का ही फारसी अनुवाद किया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो बी सही हो जाएगा, जयराज सिंह सिद्धराज। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड सही हो जाएगा, ए वाला। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन फारसी विद्रोह का नेता था? दादू मियां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का? तो गारो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है ब्रिटेन ने भारत को सन 1947 ईस्वी में आज़ाद किया। ये कथन हो गया ए, और कारण आर है कि ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि 1947 में भारत की को आज़ादी प्राप्त हुई थी। ये बात सही है, क्योंकि जो है ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण अब उसको यहाँ शासन करना मुश्किल हो गया था और उसने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 28 है भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो जतिन दास, यहाँ पर भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतिन दास, एस.सी. बोस। तो जतिन दास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। समाचार पत्र और संपादक हैं हिंदू दादा भाई नेरोजी, सुधारक जी.के. गोखले, वायस ऑफ इंडिया जी. सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली एस.एन. बनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदू समाचार पत्र के हो जाएंगे जी. सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, वायस ऑफ इंडिया के दादा भाई नेरोजी और बंगाली के एस.एन. बनर्जी। तो इस प्रकार से दोस्तों डी वाला सही हो जाएगा, A23। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, A23, B22, C21, D24, यानी कि हिंदू जी. सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वायस ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी और बंगाली एस.एन. बनर्जी। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। श्रीमती सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की एवं श्रीमती नीलेसेन गुप्ता ने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 31 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशाह वाचा। तो सी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 32 है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दिया था दोस्तों। 33 है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, मणिबेन पटेल। तो सी सही हो जाएगा दोस्तों। 34 है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। 34 के बाद अब आ जाते हैं 35 में। 35 है ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ये सी सही हो जाएगा,
एक देववाद पर जो है, या एकेश्वरवाद भी कहते हैं, पर इनका जो है जो वाद था, जो इनका सिद्धांत था, वो आधारित था। इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी 36 क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? खनिज एवं धातु व्यापार निगम, नंबर 2 है आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, नंबर 4 है भारतीय खाद्य निगम। तो इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि चारों सही हो जाएंगे। ए में दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए सही हो जाएगा। 37 है वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में निम्नांकित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सी वाला सही हो जाएगा कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम है 1991 जनगणना के अनुसार। तो आप लोगों को करंट जो है 2011 के आधार पे पढ़ना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदत्त राज्यों की जनसंख्या निम्न है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 16,61,97,921 करोड़, महाराष्ट्र में 9,68,000, महाराष्ट्र में 9,68,78,627 करोड़, बिहार में 8,29,98,509 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 8,01,76,197, आंध्र प्रदेश में 7,52,10,007, तमिलनाडु में 6,24,05,679 और मध्य प्रदेश में 6,03,48,023। 38 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सही है? कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय आबादी वाला राज्य है। नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नंबर 3 हो जाएगा 91 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25 to 36% रही है। इसका डी सही हो जाएगा। डी में जो है जो आंसर दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और सही आरोही क्रम क्या है? तो ए में है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम। बी में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। सी है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। डी है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1991, यहाँ पे 1919 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। 1991 1991 की जनगणना के अनुसार 1981 से 1990 1981 टू 1990 के दशक में न्यूनतम वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई। तो ये जो है केरल में हो जाएगा, जब यानी कि 1991 की जनगणना में पाया गया कि 1981 से 1990 के बीच में जो औसत जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई वो जो है केरल में। यहाँ पर यानी कि केरल में न्यूनतम वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि दर 13.98% केरल राज्य ने जो है दर्ज की गई थी, केरल में दर्ज की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में,
तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। नंबर 42 हो जाएगा, क्वेश्चन ले लेते हैं। कथन ए है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण आर है कि यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सी सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 ले लेते हैं। दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्रों को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया। नंबर आर, दक्षिणी दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से होता है। तो कौन सा उत्तर सही है यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो सी वाला सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है कि दिल्ली प्रशासन ने पत्तियों को जलाने पर पत्तियों को जलाने पर रोक लगा दिया है। यह घोषणा की गई है कि जब शासन के कुछ क्षेत्रों को यातायात मुक्त घोषित क्षेत्र घोषित किया। और ये वाला गलत है कि पत्तियों को, वाहन से ज़्यादा पत्तियों को जलाने से प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 ले लेते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हाईटेक सिटी के सेकंड में, सूची सेकंड में लखनऊ, फिर साइंस सिटी थुम्बा, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कोलकाता और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो इसमें बी वाला जो है सही हो जाएगा दोस्तों। A24, B23, C22, D21, यानी कि जो है हाईटेक सिटी हैदराबाद में, साइंस सिटी कोलकाता में, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में तथा केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। 45 हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिक बैराज, गोविंद बल्लभ सागर। तो यहाँ पर जो है सी वाला सही हो जाएगा, हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। यह बैराज सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर निर्मित है। सतलज नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त योजना है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 46 है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। नंबर सी है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। डी है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु चीनी उत्पादक राज्य। प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु है। भारत में चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अधिकांश मिलें उत्तर प्रदेश एवं बिहार में स्थित थी। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का विकेंद्रीकरण होने लगा और अब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब आदि में भी गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा और सूरत, ताप्ती। तो भुवनेश्वर दोस्तों जो है महानदी में नहीं है, बहती है। भुवनेश्वर में यानी जो महानदी है वो भुवनेश्वर में नहीं बहती है। भुवनेश्वर शहर जो बसा हुआ है वो महानदी पर स्थित नहीं है। महानदी पर कटक शहर स्थित है। अतः उपरोक्त का प्रश्न का सही क्रम इस प्रकार है। कोटा शहर जो चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है और सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, जबकि कटक जो है वो महानदी के किनारे है, ना कि भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग ले लीजिए। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में
किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। तो ए हो जाएगा झरिया। कोयला का दोस्तों सबसे ज़्यादा भंडार जो है ये झारखंड में झरिया पड़ता है। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो है खोने कोयले की खान है। अगर जो लोग आसपास के हों वो लोग देखे होंगे, और जो लोग देखना चाहते हैं उनको झारखंड के धनबाद में जाना होगा और वहाँ जाकर के झरिया कोयला की खान है, वहाँ जाकर के देखिए, बहुत विशाल भंडार है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और कई किलोमीटर के जो है दायरे में है वो। तो झरिया, रानीगंज, कोरबा एवं सिंगरौली चारों कोयला क्षेत्र हैं। इसमें झरिया धनबाद कोयला क्षेत्र में सर्वाधिक कोयले का भंडार है। अब यह झारखंड राज्य में स्थित है। पहले बिहार में आता था, अब झारखंड बन गया है तो झारखंड में आता है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो बी हो जाएगा गांधीनगर। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पृथ्वी के 23.5 उत्तरी अक्षांश को उत्तरी गोलार्ध में उन स्थितियों को इंगित करता है जिन पर सूर्य दोपहर के समय शीर्ष पर प्रतीत होता है। यह स्थिति 21 जून को होती है। गांधीनगर कर्क रेखा के से निकट दूरी पर स्थित है। नंबर 50 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। नंबर ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल। नंबर बी, रण ज्योति तथा नाग टिब्बा। नंबर सी, लद्दाख तथा पीर पंजाल। नंबर डी है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित है। तो दोस्तों आज यहीं तक अभी रखते हैं, क्योंकि जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और इतना आप लोग जो है पसंद भी नहीं करते एक बार देखने में, तो इसलिए हम जो है छोटी छोटी सोच रहे हैं कि वीडियो बनाएं। तो 50-50 क्वेश्चन की जो है हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों जो है हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, 51 नंबर से लेकर के आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जो है पसंद आया हो ये पेपर, अगर हमारे पसंद आते हो तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। बिल्कुल आप लोग जो है सुझाव नहीं देते, कुछ भी अपना जो है कमेंट नहीं लिखते हैं, अच्छा है, ख़राब है, क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।